अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफदर अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। डियर एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाला लेक्चरर बायोलॉजी का पेपर। एजे के पीएससी में जो लेक्चरर का एग्जाम होता है 100 एमसीक्यूज का होता है और सारे एमसीक्यूज सब्जेक्ट में से होंगे। तो डेफिनेटली हम 100 बायोलॉजी के एमसीक्यूज 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से और हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इसके करेक्ट आंसर्स को भी और क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पोलियो वायरस इज इरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर। पोलियो वायरस को दुनिया से तकरीबन खत्म कर दिया गया है पोलियो की वैक्सीन के जरिए, लेकिन अभी भी ये 2 मुल्कों में है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान, क्योंकि कुछ जगहों पर पोलियो की टीमों को पोलियो के कतरे पिलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अवाम कोऑपरेट नहीं करती, तो उस वजह से ये अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल आर सेल्स इन्वॉल्व इन इंपार्टिंग इनेट इम्यूनिटी एक्सेप्ट फॉर। सारे सेल्स पैदाइशी तौर पर इम्यूनिटी लेकर आते हैं, कोई नहीं लेकर आता। फॉर एग्जाम्पल बेसोफिल्स तो ब्लड सेल्स ही होते हैं, ये ऑलरेडी इम्यूनिटी के साथ आते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी होती है इनके अंदर। हमने वो ढूंढना है जो एक्सेप्शन है, जो इनेट इम्यूनिटी नहीं देता। डेंड्राइटिक सेल्स हो या मैक्रोफेजेस हो, ये भी इम्यूनिटी लेकर आते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स इनेट इम्यूनिटी की बजाय अडॉप्टिव इम्यूनिटी देते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले के रिस्पॉन्स में। तो इनकी जो इम्यूनिटी होगी इसको हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट है, फंगल सेल वॉल आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, ये आपको हमेशा से पता है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विद टिकोइक एसिड, ये बैक्टीरिया में है। थिक पेप्टाइडोग्लाइकन विद लिपोपॉलीसेकेराइड, ये भी बैक्टीरिया में है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकन और काइटन, काइटन फंजाई की हद तक बिल्कुल ठीक है, ग्लाइकन पर आप में से कुछ को डाउट होगा। नेक्स्ट है सेलुलोज और लिग्निन, ये तो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो ओनली पॉसिबल करेक्ट आंसर इज बी, बीटा, यानी कि ग्लाइकन और काइटन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ग्लाइकन ग्लूकोज की शॉर्ट चेन्स होती हैं जो फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होती हैं। इसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए जीन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। लाइफ की क्लासिफिकेशन का जो पुराना सिस्टम था वो था किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम, और अभी जो न्यू सिस्टम दुनिया में चल रहा है यह है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ। इसमें 3 डोमेन्स हम कंसीडर करते हैं, यू बैक्टीरिया, यूकेरिया, ये दोनों तो ठीक है, फंजाई गलत है। यू बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, ये बिल्कुल ठीक है। तरतीब होगी पहले आर्किया फिर यू बैक्टीरिया और सबसे एडवांस्ड यूकेरिया, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मैमल्स नहीं है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। अच्छा, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, तो अगर आपने बी लगाया या डी लगाया दोनों ही करेक्ट आंसर माने जाएंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस यूज्ड टू रिट्रीव डीएनए एंड जीन सीक्वेंसेस इज एनसीबीआई। एनसीबीआई का नाम आपने सुना होगा अगर आपने अपनी स्टडी के दौरान रिसर्च की है, तो ये बहुत फेमस डेटाबेस है जहां पर डीएनए की सीक्वेंस भी पड़ी होती है, जीन सीक्वेंस भी पड़ी होती है। तो जब भी आपको डीएनए या जीन सीक्वेंस रिट्रीव करनी है, हासिल करनी है, तो आप इसका यूज करते हो। एनसीबीआई किसका एब्रीवेशन है? पहला ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल, नहीं बायोलॉजिकल नहीं है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट है। नेशनल सेंटर फॉर बायोमेडिकल, ये ऑप्शन भी नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स ऑल ऑर्गेनेलीज आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड आर डबल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होता है जिसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स मिलकर वर्क कर रही होती हैं। तो इन ऑप्शंस में सारे ऑर्गेनेलीज जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है सिवाय किसी एक के, और इनकी खूबी ये है कि ये सारे डबल मेम्ब्रेनस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, गोल्जी अपैरेटस भी है। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एज इट इज पार्ट नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, बल्कि ये उसकी प्रोडक्ट है। तो चौथा है न्यूक्लियस, तो पहला दूसरा और चौथा पार्ट है। लाइसोसोम को हम पार्ट नहीं मानेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो होता यूं है कि अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इनवेलप उसकी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी कंटिन्यूटी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इस तरह मौजूद होती है, और इसके आगे हमारे पास
गोल्जी सैक्स मौजूद होती हैं, इनको भी हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये गोल्जी सैक्स जो होती हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो तरतीब चलती है न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपरेटस। तो इस तरतीब से ये है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि लाइसोसोम्स। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन विच ऑफ द ग्रीन हाउस गैस मेजरली इंक्रीज टू इफेक्ट। डिफोरेस्टेशन, जब आप दरख्त काटेंगे तो क्या होगा, हवा में मौजूद ऐसी गैस बढ़ना शुरू हो जाएगी जिसको पौधे रूटीन में कंज्यूम करते हैं। तो मोस्टली प्लांट्स क्या करते हैं कि वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं और उसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा नहीं होता, तो कार्बन साइकिल जो होता है वो बैलेंस में रहता है। लेकिन जब हम ज्यादा दरख्त काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से इमिट हो ही रही है, लेकिन उसको कंज्यूम कम किया जा रहा है, तो पूरा कार्बन साइकिल जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्फा इज करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैसेज है, इनसे भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनका पौधों की कटिंग से कोई एज इट इज ताल्लुक नहीं है और मीथेन का भी कोई एज इट इज डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्फा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन साइकिल। मेन सेल्स इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। अगर पैथोजन बॉडी के बाहर से आ रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने वाले और फिर मेमोरी सेल्स डेवलप करने वाले जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं या फिर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, वो कौन है, वो है बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एरर इन सीक्वेंस ऑफ जीन कैन अकर। जब डीएनए की कॉपी हो रही है तो जीन के सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, किस वजह से? पहला ऑप्शन है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन से तो एरर आ सकता है, फॉर एग्जांपल AGCTTA AGCC, ये हम कह लेते हैं एक सीक्वेंस है जिसमें ये पहला कोड, दूसरा, तीसरा, चले इसको भी पूरा कर देते हैं, ये हमारे पास 4 कोड है। अब प्रॉब्लम कहां पर आ सकती है? पहली वजह उन्होंने बताई है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसी एक जगह पर गड़बड़ हो जाती है, तो ये ए हम इधर जी की जगह कर देते हैं सी, तो बाकी सीक्वेंस सेम टू सेम हम लिख देते हैं। अब होगा क्या कि आखिरी कोड भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला कोड गलत हो गया। तो पॉइंट म्यूटेशन जो है, एक पॉइंट पर अगर कोई सीक्वेंस चेंज हो रही है दैट विल बी अ प्रॉब्लम, उससे जो जीन की सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करके देख लेते हैं ओरिजिनल सीक्वेंस में, AGC के बाद हम एक और A लगा देते हैं। नेक्स्ट है TTA AGCCAT। अब आपने एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट किया है और जब इसको इंसर्ट किया है तो सीक्वेंस कैसे बदली है? पहला कोड ये इसके मुताबिक ठीक है, दूसरा कोड है ATT, ये गलत है, TTA होना चाहिए था, फिर AAG ये भी गलत हो गया, इसके बाद हमारे पास यहां पर ये एक हमने C मिस किया, यहां पर हम ये लिख लेते हैं। अच्छा, यहां पर CCA ये भी गलत हो गया और एंड पे T भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक कोड ठीक है, अगली सारी म्यूटेशन, अगली सारी सीक्वेंस एक लेवल आगे शिफ्ट हो गई है। तो इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से फ्रेम शिफ्ट आ जाता है, उससे भी गड़बड़ आती है। तो डीएनए की कॉपी के दौरान ये प्रॉब्लम हो या फिर ये हो, तीनों की वजह से ही जीन की सीक्वेंस बदल सकती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राइस एंड व्हीट आर एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। राइस भी एंजियोस्पर्म है, व्हीट भी है, दोनों के पास फूल होते हैं और दोनों के जो बीज होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? राइस एंड व्हीट आर एग्जांपल ऑफ एंजियोस्पर्म्स एज। ये एंजियोस्पर्म की एग्जांपल क्यों माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है सीड्स डेवलप इनसाइड ओवरी। सीड ओवरी के अंदर ही बनते हैं इनके। दे आर सराउंडेड बाय फ्रूट। ये फ्रूट की जो बाहर की कवरिंग होती है उसके अंदर बंद होते हैं। इनके फ्रूट को हम कैरियोप्सिस का नाम देते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। ये एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन भी यहां से निकल रही है कि सीड जो है वो इनसाइड है, इनक्लोज्ड है। सेकंड है सीड्स डेवलप इनसाइड कोन। ये गलत है, ये कोन के अंदर तो वो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है दे फॉर्म फ्लावर्स। ये करेक्ट है। ऑल आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होना एंजियोस्पर्म के लिए शर्त नहीं है बेसिकली, तो ये भी रॉन्ग है। तो ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है। अगर हम यहां पर बहस करना चाहें तो कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए पहला ऑप्शन काफी है, लेकिन सी भी करेक्ट है, दे फॉर्म फ्लावर्स। आप इसमें लॉजिक निकाल सकते हो कि ये इनफ्लोरेसेंस वगैरह बनाते हैं, फ्लावर्स लिखा हुआ इनफ्लोरेसेंस लिखना था, वो अलग अलग बहस है, लेकिन ए और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम्स फॉर एनर्जी जनरेशन इन लिविंग सेल्स एक्सेप्ट फॉर। एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है लिविंग सेल्स में वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस,
पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इन सारे प्रोसेसेस में जो कोएंजाइम होते हैं वो होता है NAD, FAD और ATP, तीनों यूज होते हैं। ये दोनों डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये सिंपल न्यूक्लियोटाइड है, तीनों यूज होते हैं एज ए कोएंजाइम। डीएनए एज ए कोएंजाइम यूज नहीं होता, तो डीएनए इज द करेक्ट आंसर। मार्क द ओड पेयर, हमने रूटीन से हटके कुछ चीज ढूंढनी है। तो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती नहीं है। तो एक बात ठीक है, एक बात ओड है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल। न्यूक्लियोलस से राइबोसोमल आरएनए बनता है और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद भी होता है, ये ठीक है, ये हमारा ओड पेयर नहीं है। न्यूक्लियस और डीएनए, ये भी ओड पेयर नहीं है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में पड़ा होता है, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में पड़ा होता है। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं। प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में मौजूद तो होती है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गए हैं। कोई बहुत म्यारी क्वेश्चन मैं इसको नहीं मानूंगा। बेसिकली यहाँ पर या तो इस तरह होता है कि इससे ये बना है, इससे ये बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉस्फोलिपिड बन रहे होते, या तो फिर हम तब इसको ठीक मानते। तो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से प्रोटीन नहीं बन रही, तो यही कहीं ना कहीं हम ठीक मान लेते हैं फिलहाल, क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन बनती है। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम इसको एक म्यारी MCQ कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन आर। एवोल्यूशन की थ्योरी हमने देखनी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये एवोल्यूशन की थ्योरी नहीं है, और इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट जो है ये इनहेरिटेंस की थ्योरी है, इनहेरिटेंस का लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इनहेरिटेंस का है, सेग्रीगेशन भी इनहेरिटेंस का है, सेग्रीगेशन भी इनहेरिटेंस का है। नेचुरल सिलेक्शन ठीक था, तो एक ठीक है, एक गलत है। नेचुरल सिलेक्शन ठीक है, म्यूटेशनल थ्योरी ठीक है, ये दोनों ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग। मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड किससे बने होते हैं? अच्छा, अब मैसेंजर आरएनए चूंकि आरएनए है, तो आरएनए के अंदर 4 बेसिस होती हैं। गुआनिन ठीक है, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, चारों ही ठीक हो गई। शुगर राइबोज होती है, फास्फेट ग्रुप होता है, ये तो सारे ठीक हो गए, तो ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर थायमिन गलत है, यहाँ पर थायमिन गलत है, यहाँ पे शुगर डीऑक्सीराइबोज गलत है, यहाँ पर फिर थायमिन गलत है, शुगर भी गलत है, तो सिर्फ पहला करेक्ट आंसर है, बाकी सब में कोई ना कोई एक या दो मिस्टेक्स हैं। इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। फ्रेश वाटर के अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। वैसे तो एलजी भी ठीक है, लेकिन एलजी की तो आगे भी टाइप्स हैं कई तरह की, मतलब वो एलजी जो बेंथिक जोन में नीचे मौजूद होती है। तो हमारे पास जो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पर, ज्यादा प्रिसाइज आंसर होगा वो फाइटोप्लैंक्टन्स होगा। नेक्स्ट है डीडीटी पेस्टिसाइड्स। अच्छा, अब यहां पर याद रखिएगा फाइटोप्लैंक्टन्स में एलजी भी है, लेकिन अकेली एलजी कहेंगे तो वो बेंथिक जोन में वाली भी आ जाती है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पे। डीडीटी पेस्टिसाइड पोल्यूशन, इट परसिस्ट इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ये पोल्यूशन पड़ी रहती है, विच लीड टू कंजम्पशन बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स, इसलिए ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करते ही रहते हैं कि ये हवा में उड़ नहीं जाती, ये कहीं जमीन में उतर नहीं जाती, ये सिस्टम में मौजूद रहती है, और जब सिस्टम में मौजूद रहती है तो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते रहते हैं, और फिर इसकी मिकदार भी बढ़ती रहती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसे बायो अकामुलेशन कहेंगे या बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे? हम दोनों ठीक कहेंगे, क्योंकि एक तो जानवर कंज्यूम कर रहे हैं तो ये उनके अंदर अकामुलेट हो रही है, और फिर फूड चेन में बाय टाइम हायर लेवल्स पर ये बढ़ती चली जाती है, तो इसे हम बायो मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट है लाइकन्स आर पायनियर्स ऑफ मैनी इकोसिस्टम इन विच फंजाई एंड एल्गी आर। एल्गी और फंजाई का आपसी रिलेशनशिप क्या है? एल्गी फूड प्रोडक्शन करती है, तो ये फंजाई को उसमें से उसका हिस्सा देती है। फंजाई प्रोटेक्शन देती है, एल्गी को प्रोटेक्ट करती है, और साथ उसको पानी देती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके देती है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म इज करेक्ट। प्रीडेशन वाली कोई बात नहीं, सिंबियोसिस जरा जर्नल टर्म होगी, हम इग्नोर करेंगे, कमेंसलिज्म वाली बात भी नहीं है, तो ए इज करेक्ट आंसर। सिंबियोसिस की तो बड़ी टाइप्स है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, यहां पर एग्जैक्टली फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म इज करेक्ट आंसर। In case of eukaryotic cell cycle, which phase has high DNA synthesis and low protein formation? सबसे ज्यादा DNA S phase में बनता है, तो यही इसकी एग्जैक्ट फेज बनेगी, S phase ही। नेक्स्ट है phylogenetic and taxonomy are two branches of biology.
which deal with classification of organisms. However, naming of organisms is done through, एक है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स और एक टेक्सोनोमी है, दो ब्रांचेज हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक्स भी हम लिख देते हैं। सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी दोनों बायो की ब्रांचेज हैं, लेकिन नाम रखने की जब आप बात करेंगे तो टेक्सोनोमी है। सिस्टमैटिक्स में हम वो सिस्टम डेवलप करते हैं जिसके जरिए क्लासिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन जब आपने क्लासिफिकेशन करनी है और एक ऑर्गेनिज्म को कोई ग्रुप असाइन करना है और उसको कोई नेम असाइन करना है, तो आप किस ब्रांच में आ जाते हो? एक अप्लाइड ब्रांच में आ जाते हो, दैट इज नोन एज टेक्सोनोमी। बैक्टीरियल एंड ह्यूमन क्रोमोसोम शेयर फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट फॉर, बैक्टीरिया और ह्यूमन क्रोमोसोम में क्या क्या कॉमन है और कौन सा कॉमन नहीं है? बैक्टीरिया के पास भी डीएनए एज बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे पास भी है, करेक्ट। प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद डीएनए, हमारे डीएनए के साथ प्रोटीन्स एसोसिएट होती हैं, बैक्टीरियल डीएनए के साथ नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन आ गई, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीन्स, ये भी करेक्ट हो सकता है। नंबर ऑफ जीन्स सेम नहीं है हमारे पास और बैक्टीरिया के पास, हमारे पास ज्यादा है, बैक्टीरिया के पास कम है, लेकिन बी कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर वाइज टेक्निकली ज्यादा करेक्ट आंसर। डबल स्टैंडर्ड होना ये तो दोनों की खूबी है। Which theory of evolution states that there is inheritance of acquired characters? Inheritance of acquired character लेमार्क की बात थी, जिसमें वो जिराफ की एग्जांपल देता है कि जिराफे अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर करके बाय टाइम लंबा करते गए, हर नस्ल के बाद वो लंबी होती गई गर्दन, और आज लंबी गर्दनों वाले जिराफे हैं, छोटी गर्दनों वाले जिराफे नहीं हैं। Retroviruses produce an enzyme which uses RNA as template to form cDNA. This enzyme is called, ये एंजाइम क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और उससे जो डीएनए बन रहा है वो डबल स्ट्रैंडेड बन रहा है। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा होगा? देखिए, डीएनए से आरएनए बनना है तो ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। आरएनए से डीएनए बनना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहेंगे। तो एक तो ये बात ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इको आर1 तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ये यहां पर नहीं आएगा। दूसरा है टैग पॉलीमरेज, थर्मोक्वेटिकस पॉलीमरेज, ये एंजाइम डीएनए की कॉपीज बनवाता है, हम पीसीआर में यूज करते हैं, ये भी नहीं आएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी ठीक हो सकता है, आरएनए पर डिपेंड करके डीएनए पॉलीमरेज। तो ये अगर ये दोनों ही ऑप्शन है तो दोनों ही ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। आरएनए से डीएनए का बनना, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, वो भी ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज हम उस एंजाइम को कहेंगे जो डीएनए बनवाता है, और आरएनए डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आरएनए से बनवाता है। तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस इज मेंटेन्ड बाय, ह्यूमंस के अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जिम्मेदारी है हाइपोथैलेमस की। हम हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट भी कहते हैं, ऐसा बॉडी ऑर्गन जो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स प्लांट्स हैव व्हिच ऑफ फॉलोइंग अडैप्टेशंस। डेजर्ट के अंदर अगर प्लांट्स ने सर्वाइव करना है तो उनके पास क्या होना चाहिए? ब्रॉड लीव, ये तो मरने वाली बात है, चौड़े पत्ते होंगे ज्यादा पानी उड़ जाएगा। न्यूमरस लीव्स, थोड़े पत्ते होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। थिक वैक्सी स्टेम एंड लीव्स, ये ठीक है, स्टेम और लीव्स दोनों को थिक होना पड़ेगा ताकि पानी कम उड़े। सो सी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस मेटिंग ऑफ टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट पेरेंटल टाइप्स। तो उससे क्या होता है? जब आप दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास आती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये क्रॉस कहलाता है F1 क्रॉस। सो F1 क्रॉस इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे आप F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हो, वो F2 क्रॉस बनता है, तो D इज द करेक्ट आंसर। मेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर के जो फॉरेस्ट की सबसे मेन टाइप है वो कोनीफर्स है, क्योंकि वहां पर ये आपको पाइन ट्रीज सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो कोनीफरस ट्रीज ही काउंट होंगे। इन केस ऑफ इंजरी टू वेसल, अगर वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कोई इंजरी हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड बाय ब्लॉकिंग ब्लीडिंग एंड रिपेयर, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। यानी कि ब्लड से रेलेवेंट जो होम्योस्टेसिस है या मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस वर्क है, उसको हीमोस्टेसिस का नाम देते हैं।
एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स है। फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बनती हैं। ये मुश्तमिल किस पर होती हैं? ये दो हैवी और दो लाइट चेंज पर मुश्तमिल होती है, ये करेक्ट है। एक हैवी वाली बात गलत है। अल्फा एंड बीटा चेंज वाली बात भी इतनी प्रिसाइज नहीं है, गामा और डेल्टा वाली भी इतनी प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि उसमें कमी रह जाती है, तो पहला आंसर करेक्ट है। एस्परजिलस नाइजर बिलोंग टू विच ऑफ किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? एस्परजिलस नाइगर, या जिसे हम एस्परजिलस नाइग्रम भी कहते हैं, वो फंजाई है और इसका ताल्लुक फंजाई के सबसे सिंपल ग्रुप से होता है, ग्रुप्स में से एक में से होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर विद सिमिलर फंक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ? कन्वर्ज हो रही चीजें, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, तो बर्ड का विंग और बैट का विंग दोनों का काम उड़ने से रेलेवेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। डॉल्फिन एंड बर्ड बॉडी, इनमें सेम फंक्शन नहीं है। बैट विंग और डॉग लेग में सेम फंक्शन नहीं है। वेल के फिन में और ह्यूमन के आर्म में सेम फंक्शन नहीं है। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, एंथ्रोपो वर्ड को आप फोकस करेंगे, तो पैलियो एंथ्रोपी में हम फोकस करते हैं टू स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, ह्यूमंस की वो जेनरा, वो जो हमसे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, वो स्पीशीज जो हमसे पहले एग्जिस्ट कर रही थी। फॉर एस्टिमेटिंग ऑब्जेक्टिव एज ऑफ फॉसिलाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स which of the following method is used? अगर आप एज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कार्बन डेटिंग का यूज करेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग विल बी करेक्ट आंसर। अब मैच्योर मैसेंजर आरएनए आफ्टर प्रोसेसिंग है फॉलोइंग फीचर्स। अच्छा, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, वो जो पहले बनता है मैसेंजर आरएनए उसको हम ट्रांसक्रिप्ट नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं प्री ट्रांसक्रिप्ट। फिर इसकी होती है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद इससे मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है प्रॉपरली, जो वर्किंग होता है, फंक्शनल होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले मैसेंजर आरएनए जो बनता है उसके दो एंड्स होते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। 5 प्राइम पर ऐड हो जाती है 7 मिथाइल जीटीपी और 3 एंड पर ऐड हो जाती है पॉली ए टेल। तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या चेंज आई है? 5 मिथाइल ग्वानोसिन कैपिंग, करेक्ट है, 5 एंड पर हो रही है ना, इसलिए वो 5 मिथाइल ग्वानोसिन कैपिंग कह रहे हैं। एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, ये यहां पर गड़बड़ करके ये नहीं होता। 5 मिथाइल ग्वानोसिन कैपिंग ठीक है, 3 पॉली एडिनाइलेशन ये ठीक है, पॉली एडिनाइलेशन यानी पॉली ए ग्रुप। 5 मिथाइल ग्वानोसिन कैपिंग ठीक है, 3 पॉली एडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग ये गड़बड़ कर गए। 5 मिथाइल ग्वानोसिन कैपिंग ओनली, ये भी गलत है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, जिसमें होगा ये हमारे पास, सॉरी ये स्प्लाइसिंग इसमें कंसीडर हमने करना है, अगर उसे कंसीडर करना है तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मिथाइल ग्वानोसिन ठीक है, 3 पॉली एडिनाइलेशन भी ठीक है, सी में ये दोनों है। साथ साथ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस होना होता है एक्सॉन्स को निकालने का, वो भी हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, बाय टाइम खत्म हो जाता है, ए न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं बगैर किसी न्यूक्लियस के। फिर कॉर्निफाइड स्किन भी ठीक है, नेल सेल्स भी ठीक है, तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर। क्रेब्स साइकिल जो प्रोकैरियोट्स में होना है, प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, हमारे पास है, तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोकैरियोट्स के पास वो नहीं है, तो वहां पे कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म पे। A sequence in the promoter which directs transcription is called. ट्रांसक्रिप्शन का आगाज कहां से होना है? वो जो स्टार्ट वाली सीक्वेंस होती है जिसे हम टाटा बॉक्स कहते हैं, वहां से होना है। इसको हम इनिशिएटर सीक्वेंस भी कहेंगे, तो ऑप्शंस में इंट्रॉन है। टाटा की स्पेलिंग गलत है तो ये नहीं आएगा, इनहांसर भी गलत है, इनिशिएटर्स ठीक है क्योंकि टाटा बॉक्स को हम इनिशिएटर रीजन कहेंगे। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू व्हिच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम? प्रोकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर आरएनए ने राइबोसोम के साथ जुड़ना है, तो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम का साइज होता है 50s प्लस 30s, तो ये दो हमारे पास इसके रीजन होते हैं। यूकैरियोट्स में होता है 60s और 40s। ड्यूरिंग प्रोग्राम सेल डेथ ऑल अकर एक्सेप्ट फॉर, जब प्रोग्राम सेल डेथ हो रही होती है तो सब कुछ हो रहा था सवाए बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्ड नहीं हो रही होती,
तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब सेल की डेथ होनी है तो क्रोमैटा में कंडेंस होना है, क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स डीएनए फ्रेगमेंटेशन होनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी नहीं है, टूटनी है। तो ये हमारा जहां पर ये एक चीज है जो नहीं होती, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। जो नहीं होता, क्योंकि हमने एक्सेप्शन ढूंढनी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग एजिंग ऑफ सेल विच ऑफ द एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल? सेल की एजिंग के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा एंजाइम प्ले करता है? टीलोमेरेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, one of the important breakthrough in molecular biology was discovery of Taq polymerase। ये एंजाइम डिस्कवर हुआ था एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है थर्मस इक्वेटिकस। ये एंजाइम हाईली थर्मोस्टेबल होता है, बड़े हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है, तो ये डीएनए की कॉपीज बना सकता है। तो ये क्या करेगा, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम कर लेगा। तो 37 वालों को पहले हम इग्नोर कर देते हैं, 72 पर काम करता है। ये न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में ऐड करता है? नया डीएनए बनना है 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड आपको किस डायरेक्शन में ऐड करने पड़ेंगे? 3 एंड पर। तो 3 जो एंड वाला आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, 5 वाला गलत होगा। तो जिसमें दोनों शर्तें पूरी हो रही है, 72 एंड 3 एंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर सी इज द करेक्ट। तो 40 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। बाकी 60 एमसीक्यूज हम 2 वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बायो, बॉटनी, जोलॉजी से रेलेवेंट लेक्चरर और स्कूल टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए भी आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।